अलग सा नशा चालू हो रहा है और ऐसे बच्चे एडमिट है। अगर अफीम का देखेंगे तो उससे ओवरडोज से डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पीने के बाद मुझे मज़ा आता है, रिलैक्स होता है और इसलिए मैं पीता हूँ। क्या क्या ऑप्शन अपने पास है ये जानना बहुत ज़रूरी है। का विड्रॉल जानलेवा रहता है, उसके बाद कन्वर्जन्स आता है थर्ड डे को, और लोगों को भाषण देते घूमते रहते। नशा अंधेरा है बट हर अंधेरे के बाद सुबह आती है और ये चक्रव्यूह जो है उससे बाहर निकलने के लिए हेल्पफुल रहता है। थर्ड प्रॉब्लम रहता है जिसमें उनको फैमिली को डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बोलेंगे कि नशा क्या है। नमस्कार साथियों, आज मुझे यहाँ नशा मुक्त मध्य प्रदेश के कार्यशाला में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। यूनिवर्सल पीस एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी और इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के सहयोग से जो कार्यक्रम है, बहुत अच्छा उपक्रम उन्होंने चलाया है। मैं डॉक्टर अनिल भंडारी जी, मुकुंद कुलकर्णी जी, डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी, शफी शेख जी और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, इन सब का धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की कार्यशाला केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश के लिए ज़रूरी है। अगर आज हम देखेंगे तो नशे का जो सेवन है भारत देश में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसकी वजह से पूरे लाइफ, पूरे फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज ये विषय पे हम जो बात कर रहे हैं उससे अपनी पूरी युवा पीढ़ी डिस्टर्ब हो रही है। उसकी वजह से पूरा फैमिली और पूरा समाज सब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अगर आज हम देखेंगे तो शराब का सेवन लगभग 15% लोग करते हैं। अगर दूसरे नशे देखेंगे जैसे तंबाकू है, तंबाकू तो बहुत कॉमन है, लगभग 25 से 30% लोग अपने देश के तंबाकू का सेवन करते हैं। गांजा का सेवन बहुत बड़ा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोग जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, वो बहुत ज़्यादा गांजा, वीड या क्या क्या नाम से उसको पुकारते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है और लगभग 3 से 5% लोग, यंग बच्चे, ये गांजा के लत के आहारी जा रहे हैं। उसके साथ जो बाकी दूसरा एडिक्शन है जिसको हम ओपिएड एडिक्शन बोलते हैं या फिर हम उसको अफीम, अफू, ये चीज़ें बोलते हैं, ये भी बहुत बढ़ रहा है और ये ऐसा जानलेवा है जिससे लोगों की जान जा सकती है। अफीम और हेरोइन, इसका भी सेवन बहुत बढ़ रहा है और लगभग 2 से 2.5% ऑफ पीपल भारत देश के जो ये नशा कर रहे हैं। अगर अफीम का देखेंगे तो उससे ओवरडोज से डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और यंग जिंदगियाँ जो 25-30 साल के लोग हैं वो भी एक्सपायर हो रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे लोग दवाई भी खा रहे हैं आजकल। नींद का गोली है या पेन किलर्स है, जैसे मैंने कल देखा तो पैरासीटामोल का भी सेवन करते हैं और जिससे भी उनका लाइफ बहुत कमज़ोर हो जाता है और उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और आजकल 18 साल के अंदर के बच्चों में और अलग सा नशा चालू हो रहा है, वो है गेम एडिक्शंस या फिर इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसमें अपने को तकलीफ हो रहा है। जैसे कि हम शराब छुड़ाने के लिए एडमिट करते हैं, वैसे इंटरनेट और गेम ये छुड़ाने के लिए भी अपने को एडमिट करने की नौबत अभी आई है और ऐसे बच्चे एडमिट है। और जैसे आईपीएल बढ़ता जा रहा है, स्पोर्ट्स बढ़ता जा रहा है, जैसे आईपीएल से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ऐसे बहुत सारे गेम आ रहे हैं जिससे बहुत लोग गैम्बलिंग में भी पड़ रहे हैं और गैम्बलिंग का भी नशा हो रहा है। और ये इस तरह से अलग अलग नशे की वजह से पूरा पेशेंट्स, पर्सन और उसका फैमिली ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या ऑप्शन अपने पास है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से सबसे पहला है कि ये जो सोसाइटी में नशे के लिए बहुत ज़्यादा स्टिग्मा हो रहा है, वो स्टिग्मा अपने को कम करना है। और ये ऐसे जो आज का जो प्रोग्राम है, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम होना ज़रूरी है जिससे समाज में जागरूकता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप के नशे हैं और वो नशे के लिए उपचार भी है। अगर हम बोलेंगे कि नशा क्या है, तो मेरे हिसाब से नशा एक कैंसर जैसा बीमारी है। बिकॉज कैंसर जैसे चालू होता है उसको हम ठीक करते, फिर वापस आता है और अल्टीमेटली वो पर्सन को लेके जाता है। वैसे ही कुछ नशे के साथ होता है कि जैसे हम कुछ उपचार करेंगे, उपचार करने के बाद वो ठीक हो जाता है, उसके बाद कुछ दिनों में फिर से उलट जाता है या रिलैप्स हो जाता है। इसलिए लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए और सब लोगों में मिल के इसके लिए उपचार करना चाहिए और डट के
नशे के खिलाफ फाइट करना जरूरी है। अभी इसके लिए क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं? उपचारों में अलग अलग रहता है, जैसे ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग है, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं आप। उसके साथ कभी कभी कुछ लोगों को एडमिट करने का ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए हम नशा मुक्ति केंद्र या रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे पेशेंट्स को, तो इसमें सबसे बड़ा उपचार जो रहता है उसको बोलते हैं हम मोटिवेशनल इंटरव्यू या फिर मोटिवेशनल साइकिल। ये क्या होता है? बहुत बार हम देखेंगे कि नशे के जो लोग रहते हैं जब आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, जब भी काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास, तो लगभग जीरो मोटिवेशन में रहते हैं। क्या मीन्स है जीरो मोटिवेशन? मीन्स सबसे पहला, किसी भी नशेड़ी आदमी को अगर हम पूछेंगे कि आप नशा करते हैं क्या, वो बोलेगा नहीं करता हूँ, यानी कि वो डिनाइल में रहते हैं। या फिर जो दारू रोज सुबह शाम पी रहा है वो बोलता है नहीं नहीं मिनिमाइज, मैं थोड़ा ही पीता हूँ, कल बंद करने वाला हूँ। थर्ड रहता है कि वो रीज़न देते नहीं नहीं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे लॉसेस हो गए, मेरा एजुकेशन ख़त्म हो गया, मेरा जॉब छूट गया, मेरी बीवी चली गई, ये ऐसे कारण वो देते हैं और उसको हम बोलते हैं रीजनिंग। उसके बाद जस्टिफाई करते हैं कि मैं कैसा राइट हूँ, ये पीने के बाद मुझे मज़ा आता है, रिलैक्स होता है और इसलिए मैं पीता हूँ, या कोई भी नशा करता है। और आखिर ही रहता है लाइंग, वो झूठ बहुत बोलते हैं। कभी कभी जाते हैं और थोड़ा सा पे मैं आया 5 मिनट में, 2 मिनट में पूरा बॉटल वो पीते हैं और इमीडिएटली दे कैन गेट नॉक्ड आउट। सो ये जो इसको बोलते हैं प्री कंटेम्पलेशन फेज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें लोगों को ये समझता नहीं कि मेरा नशा ज़्यादा हो रहा है। सो हमारा काम है कि उनको ये स्टेज से अगले स्टेज पे लेके जाना, जिसको हम कंटेम्पलेशन फेज बोलते हैं। कंटेम्पलेशन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि नशा ये खुद पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर हम देखेंगे तो उसके लाइफ के 5 डायमेंशंस है, वो 5 डायमेंशन खत्म करते हैं। व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ लाइफ? पहला रहता है कि ऑक्यूपेशनल एंड फाइनेंस, यानी वो नशे की वजह से उनका काम पे ध्यान निकल जाता है, बहुत बार छुट्टियां पड़ती है या फिर रेजिग्नेशन देते हैं या काम से निकाला जाता है, तो इसकी वजह से उनका काम पे ध्यान कम पड़ता है और फाइनेंशियल लॉस भी होता है। सेकेंड लॉस रहता है जिसमें फिजिकल लॉस रहता है। फिजिकल लॉस में बहुत बार इंजरी होना, सबसे रिस्की है एक्सीडेंट्स। अगर हाईवे पे कोई नशा करके गाड़ी चला रहे तो 100% खुद को भी जानलेवा तकलीफ रहता है और दूसरों को भी डेथ हो सकती है। उसके बाद वॉमिटिंग होना, कभी कभी एस्पिरेट करना, सडन डेथ्स आर वेरी कॉमन इन दिस थिंग्स। उसके बाद लिवर डिस्फंक्शन आया, उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन या सिगरेट्स वगैरह पीने से कैंसर होता है। तो मेडिकल के जो प्रॉब्लम रहता है वो भी बहुत कॉमन है। थर्ड प्रॉब्लम रहता है जिसमें उनको फैमिली को डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बार नशे करने वाले लोगों के वाइफ जो होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके बच्चे परेशान होते हैं। अगर हम देखेंगे कि बच्चों का एक बर्थडे है और उस दिन बाप दारू पी के आए तो क्या होता है, पूरा लाइफ उनका डिस्टर्ब हो जाता है और दे आर कॉल्ड एज बैटर्ड, और फैमिली पूरा डिस्टर्ब होने लगता है। माँ बाप अगर रहेंगे बूढ़े 70-80 साल के, वो डिप्रेशन में जीते हैं। उसके बाद चौथा प्रॉब्लम रहता है सोशल समाज में नशे करने वाले को कीमत नहीं रहता। बहुत बार कितना भी वो अच्छा बात करेंगे लेकिन उनको कोई वैल्यू नहीं देता और उससे वो फिर परेशान हो जाते हैं। और पांचवा जो रहता है कि बहुत सारे हम अभी देख रहे हैं जैसे गांजा या इतर नशा जो रहता है उसकी वजह से बहुत बार मेंटल इलनेस भी तैयार हो जाता है और उनको ड्यूअल डायग्नोसिस होने लगता है। डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन रहते हैं गांजा और बाकी के नशे में। सो अभी ये जो कंटेम्पलेशन फेज है जिसमें उनको पता होना चाहिए कि मेरे लाइफ के डायमेंशन सब डिस्टर्ब हो गए और जो मैं पहले बताता था, जो डिनाइल था या मेरा मिनिमाइजेशन था या जस्टिफिकेशन था, वो अगर किसी के दिमाग से निकल जाता है तो वो एक्शन फेज में चले जाते हैं और ये चक्रव्यूह जो है उससे बाहर निकलने के लिए हेल्पफुल रहता है। अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके लिए रिलैप्स बहुत कॉमन रहता है। जैसे अगर किसी ने बोलता है मैं 1 साल छोड़ दिया फिर चालू किया, 2 साल छोड़ दिया फिर चालू किया, सो इसका मतलब है रिलैप्स होने के चांसेस भी नशे में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, देयर आर रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक्स, वो भी अपने को इम्पॉर्टेंट उनको बताना जरूरी है। सो देयर आर वेरियस रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक्स। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, कोई भी नशा करता है उससे उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है, नशा छोड़ने के बाद भी और नशा करते वक्त भी।
तो अपने को पहला है उनका स्लीप स्टेबलाइज करना। इसके लिए कभी कभी कुछ मेडिसिन का हेल्प ले सकते हैं या फिर कुछ स्लीप हाइजीन के टेक्निक्स रहते हैं, तो कैसे अपने को नींद आए ये उससे समझ आता है। उसके बाद अल्टरनेटिव एन्जॉयमेंट बहुत बार भूल जाते हैं। अभी हम लोग देखें, अभी कल ही मैंने डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट एडमिट है, वो खाली काम करते दिन भर बहुत, उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट ड्रिंकिंग। तो इसका मतलब है देयर आर टू थिंग्स, यानी काम करना और दारू पीना। इसलिए इनके लिए अल्टरनेटिव एन्जॉयमेंट जरूरी है। अल्टरनेटिव एन्जॉयमेंट्स में क्या क्या है, जिसमें बहुत सारा हॉबी डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, मैराथन्स है, देयर आर वेरियस थिंग्स हम लोग कर सकते हैं जिससे अपना लाइफ में खुशी आ जाए। उसके बाद मेडिटेशन ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें मेडिटेशन कर सकते हैं आप, योगा, मेडिटेशन, ये आप रूटीन में करना चाहिए। इसके लिए अपने को 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है: प्लानिंग, शेड्यूलिंग, गोल सेटिंग। आप ऐसा भी गोल रख सकते हैं कि मुझे 6 महीना 1 साल नहीं करना है, और वो गोल के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा डे, और उसके हिसाब से आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो क्रेविंग्स आता है, जैसे कि कभी कभी क्रेविंग्स बहुत कॉमन रहता है। अगर हम दारू छुड़ाते हैं तो दारू का क्रेविंग लगभग 1-2 साल चलता है, या ओपियाइड्स रहता है या अफीम, इनका भी क्रेविंग्स बहुत रहता है। उसके लिए समटाइम्स अपने को रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए इनके लिए कभी कभी रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है, यानी कुछ ऐसी दवाई रहती है कि जिसका एक्शन वैसा रहता है बट वो नशा नहीं करती। सो ऐसे हम विविध डिफरेंट रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए और भी जरूरी रहता है कि जिसमें अपना को फैमिली सपोर्ट्स या फैमिली हेल्प लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है। सो बहुत बार जो लोगों के पास अच्छा फैमिली सपोर्ट है उनके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। जैसे अगर किसी का डिवोर्स है, वाइफ नहीं है, तो लाइफ इज़ गेटिंग मेस्ड अप। सो इसके लिए ये पेशेंट जब नशा मुक्ति से आते हैं तो उनके लिए अपने को अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सो नशा मुक्ति के लिए किसको एडमिट करना पड़ता है? जो लोग, जैसे मैंने बोला है कि प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में रहते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि नशे की वजह से मुझे क्या नुकसान हो रहा है, और किसी को नशे की वजह से उनका जान भी जा सकता है, ऐसे लोगों के लिए अपने को नशा मुक्ति केंद्र या रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करने का ज़रूरत है। अभी हमारे टेक्निक में जागृति जो हमारा सेंटर है कि ऑल ओवर इंडिया में है, जिसके 15 ब्रांचेस है, जिसमें 1000 बेड का फैसिलिटी हमारे पास है। सो जागृति रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमारे लिए नशे मुक्ति के लिए अलग अलग हमने प्रोग्राम बनाए। जैसे अल्कोहल के लिए हम 45 डेज पेशेंट को एडमिट किया जाता है, जिसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन और विड्रॉल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसके लिए हमने अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए, और उसके बाद काउंसलिंग, योगा, मेडिटेशन एंड जनरल एंटरटेनमेंट, ये ट्रीटमेंट उसमें रहते हैं। वैसे अगर कैनाबिस देखेंगे या गांजा देखेंगे, गांजा से बहुत बार हम देख रहे हैं कि उनको साइकोटिक इलनेस या मूड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। सो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। कभी कभी गांजा पीने वाले लोग अपने को ही भाषण देने लगते, दे आर टॉकिंग लाइक सूडो फिलोसॉफी हम बोलते हैं, जिसमें वो अलग अलग अपने को बोलते हैं कि ये गांजा सही है, ये हरा है, नेचुरल है, इट इज़ बेटर देन अल्कोहल। ऐसे उनके जस्टिफिकेशंस अपने को सुनाई देते और लोगों को भाषण देते घूमते रहते। ये गांजा की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जिसमें थॉट एलिनेशन बहुत कॉमन है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि गांजा पीने वाले लोग कुछ दिन के बाद वो कुछ नहीं करते, दे आइडल बैठे रहते हैं। ये अमोटिवेशनल सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओपियाइड और बाकी तरह से जो एडिक्शन है, जिसमें अफीम है, अफू है, डोडा है, ये नशा भी बहुत सीरियस रहते हैं। कभी कभी उनका विड्रॉल जानलेवा रहता है। तो ये नशे के लिए हम 90 डेज का हमारा एडमिशन का प्रोटोकॉल है, जिससे उनका लाइफ में ज़्यादा ब्रेक भी नहीं पड़ता, और वो बाहर जाने के लिए उनको हमेशा अपने को चांस देना चाहिए कि दे शुड गो आउट, फाइट विद द एडिक्शन, सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाए। इसके लिए हम कोशिश करते हैं। सो आज का ये जो नशा मुक्ति कार्यक्रम है, ये इसके लिए बना है कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, फैमिली और सोसाइटी एंड समाज, सब लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि नशा ये एक बड़ा बीमारी है, और बीमारी को बीमारी के तरह ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आदमी ने खुद को एक्सेप्ट किया मुझे बीमारी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज, ये रिकवरी का पहला स्टेज है। उसके बाद अगर हम एक्सेप्ट करेंगे ट्रीटमेंट चालू करना, तो ट्रीटमेंट्स में ये आगे आता है कि जिसमें पहला रहता है विड्रॉल्स,
यानी कोई भी नशा अगर बंद करते हैं तो पेशेंट को विड्रॉल्स आते हैं। जैसे अल्कोहल अगर बोलेंगे तो उनको ट्रेमर्स आने लगते हैं, नींद नहीं आते, कभी कभी भास होता है, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, पागल जैसे करते वो लोग। उसके बाद कन्वर्जेंस आता है थर्ड डे को, और उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर होते हैं। लेकिन ये अगर हम कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। हमको अल्कोहल या कोई भी नशा को हम धीरे से उनको रिप्लेस करके दूसरे दवाई से वो दवाई हम कम करेंगे तो उनका लाइफ सुखकर रहता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन इज़ द फर्स्ट फेज़। और उसके बाद अगला ट्रीटमेंट चालू रहेगा जिसमें फैमिली सपोर्ट्स डेवलप करना है अपने को, फैमिली को एजुकेट करना है कि ये नशा इस तरह से रहता है और उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना ज़रूरी है। और इसके लिए बार बार एफर्ट्स करना सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इसमें CBT है, काउंसलिंग के कुछ थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं, और मोटिवेशनल साइकिल जो मैंने बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। सो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा एक बहुत बड़ा बीमारी है। इसको हमको समाज और सोसाइटी और लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज जो कार्यक्रम किया है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होने ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप MP नहीं, पूरे भारत में ऐसे प्रोग्राम अरेंज करो। नशा हमें जीवन से काटता है और उपचार हमें जीवन से जोड़ता है। नशा अंधेरा है, बट हर अंधेरे के बाद सुबह आती है। सो आप होपफुल रहो। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, देखिए डिप्रेस्ड, क्या अरे हमने इसको 10 बार एडमिट किया, 5 बार एडमिट किया, फिर भी नशा उसने चालू किया। लेकिन इससे आगे हार नहीं मानना, ये मैं आपको सबको प्रार्थना करता हूँ। और नशे के लिए हमेशा उसके लिए एजुकेशन और ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अंत में संयोजकों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम अरेंज किया है, कार्यशाला है ये बहुत अच्छी नशा मुक्ति के लिए, और मुझे श्योर है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट सोसाइटी में पड़ेगा। मैं अत्यंत आभारी हूँ राम गुलाम राजदान साहब का, जो हमारे कलीग है और सीनियर है, और उनका बहुत ज़्यादा योगदान ये क्षेत्र में है। उसके साथ डॉक्टर अनिल भंडारी और पूरा आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके आगे के कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद।